हेलो दोस्तों, दिस इज प्रेम सोडानी कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यूज सिंप्लीफाइड। यहाँ पे हम कोई भी न्यूज लेते हैं और आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में उसको समझाते हैं। तो आज के इस इश्यू में हम बात करने वाले हैं तालिबान की, और तालिबान का जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होने वाला है, चाहे वो अफगानिस्तान पे हो चाहे वो इंडिया पे, वो हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तालिबान की, तो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी 2019 में, और उसने बताया था कि अफगान इकोनॉमी इज मोस्टली शेप्ड बाय इट्स फ्रेजिलिटी एंड फॉरेन एड। मतलब अफगान की इकोनॉमी में इन दो चीजों का बहुत बड़ा हाथ है। पहला, वहां की जो अनस्टेबिलिटी है या यूं कहें फ्रेजिलिटी है, और दूसरा वहां पे जो फॉरेन एड आती है, ये दोनों उसकी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा डिसाइड करते हैं। तो फ्रेजिलिटी तो आपको पता है, तालिबान और अफगानिस्तान के बीच में जो सिविल वॉर चल रहा था लास्ट 20 साल से, उसके चक्कर में ज्यादा हुई। लेकिन जो इकोनॉमिक एड है, जो बाहर से इनको हेल्प मिलती है, असिस्टेंस मिलता है, चाहे वो अमेरिका से मिलता हो चाहे वो इंडिया भी एक तरह से बहुत हेल्प करता है अफगानिस्तान की, वो क्यों मिलता है? क्योंकि जो आर्म्ड फोर्सेस थी अफगानिस्तान की, उनके ऊपर काफी सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था अफगानिस्तान को। और ये आप अगर देखेंगे तो 49% इनको डिफेंस पे खर्चा करना पड़ता था। अगर आप अफगानिस्तान के कंपैरिजन में जो लो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उनकी बात करेंगे, तो उनका मिलिट्री के ऊपर एक्सपेंडिचर मात्र 3% होता है, जबकि अफगान का 49% था। तो इसीलिए अफगान की जो इकोनॉमी है उसमें इन दो चीजों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। अब अगर हम बात करेंगे इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे बैकग्राउंड की किस तरह से ये चीजें बदल रही हैं तालिबान के अंडर में। फिर हम बात करेंगे कि अफगानिस्तान जो है पिछले 20 सालों में कहां पहुंचा। पहले बैकग्राउंड में हम देखेंगे कि अफगानिस्तान की अभी सिचुएशन क्या है, फिर हम देखेंगे जो 20 साल लास्ट जो तालिबान नहीं था पिक्चर में, मेन स्ट्रीम में या फिर यूं कहें सरकार में, तब अफगानिस्तान कहां पे पहुंचा। उसके बाद अब देखेंगे कि हम पोटेंशियल क्या है अफगानिस्तान के पास, कैसे वो उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकता है जो उसके पास अभी है। इसके बाद हम देखेंगे लास्ट में इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अफगानिस्तान की जो प्रेजेंट कंडीशन है वो कैसी है। तो अफगान की जो प्रेजेंट इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। उसकी जो टोटल जीडीपी है वो मात्र $20 बिलियन की है, यानी बहुत ही कम है। और उसकी जो पॉपुलेशन है उसमें 90% जो लोग हैं उनकी इनकम मात्र $2 से कम रहती है दिन भर में, यानी कि काफी ज्यादा पुअर स्टेट आप कह सकते हो, क्योंकि इनकी जो डिपेंडेंस है वो मोस्टली एग्रीकल्चर पे आप देखेंगे तो 60% वहां की पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। तो और यहाँ की जो एग्रीकल्चर है वो ज्यादा अच्छा आपको आउटपुट नहीं देती, या उनकी प्रोडक्टिविटी कम है, क्योंकि यहाँ की जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं है। तो आपने देखा कि 90% पॉपुलेशन गरीबी में है, 60% पॉपुलेशन उनकी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। जो जीडीपी है वो $20 बिलियन की है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, चलिए हमने एग्रीकल्चर की बात कर ली, तो इंडस्ट्री यहाँ पे कैसी है? तो इंडस्ट्री के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, इंडस्ट्री किसी भी कंट्री में तभी होगी जब वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होने के कारण यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल क्लाउड है, या फिर यूं कहें जो बिजनेस इन्वेस्टमेंट होना चाहिए प्राइवेट बिजनेस का, वो यहाँ पे इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। और अगर आप 2014 से देखेंगे तो अफगानिस्तान में मात्र 4 बड़े इन्वेस्टमेंट आए और उसके अलावा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो जो प्रोजेक्ट्स हैं, प्राइवेट प्रोजेक्ट हैं, वो यहाँ पे बहुत ही कम मतलब हो पाए हैं। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, अगर अफगानिस्तान में, कि अफगानिस्तान की ये तो हमने करंट स्टेटस देखी। अब अगर हम देखें कि अफगानिस्तान जो है लास्ट 20 साल में, जब अफगानिस्तान में काइंड ऑफ स्टेबल गवर्नमेंट थी, या फिर यूं कहें कि तालिबान जो है वो सरकार का भाग नहीं था, तब अफगानिस्तान ने कितना विकास किया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वहां की लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, तो वो काफी इंप्रूव हुई। यहाँ पे जो एवरेज एज 56 साल होती थी अफगानियों की, वो 65 ईयर्स हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें कि इंटरनेट यूसेज जो है वो पहले लोग करते नहीं थे, 0% था तालिबान के राज में, अब वो 11.5% तक हो चुका था, यानी इतने सारे लोग अब नेट का यूज करने लगे थे। इसके बाद आप ये जो सेक्टर है इसमें देखिए इंप्रूवमेंट, 21% से प्राइमरी स्कूल में एनरोलमेंट हो गया 104%। अब आप सोच रहे होंगे कि 100% से ऊपर कैसे हो सकता है एनरोलमेंट, यानी कि अगर 100 बच्चे क्लास में होने चाहिए, 104 कैसे आ गए? तो जो 100 बच्चों का टारगेट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 5th क्लास की बात करूं और मेरा जो टारगेट ग्रुप है, मैं सोच रहा हूं 10 से 12 साल की जो एज के बच्चे हैं, इनको 5th क्लास में 100% एनरोल कराना है। तो मैंने उस पर्टिकुलर इलाके में देखे 100 ही बच्चे हैं, 100 चिल्ड्रन है, तो मेरा टारगेट 100 होगा। लेकिन वहां पे मेरे पास आ जाते हैं 4 और बच्चे, और वो टारगेट ग्रुप 10 से 12 से बड़े हैं, यानी यूं कहूं मैं 16-17 साल के बच्चे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि क्योंकि हम पिछली जब
अनस्टेबिलिटी थी, तालिबान था यहाँ पे, तब हम पढ़ नहीं पाए थे, अब हम पढ़ना चाहते हैं अफगान गवर्नमेंट के टाइम पे। तो ये जो बच्चे हैं ये भी ऐड हो गए और इस तरह से जो एलिमेंट्री एजुकेशन है या प्राइमरी एजुकेशन है उसमें एनरोलमेंट इतना पहुंच गया। इसके बाद अगर आप बात करेंगे तो फीमेल की यहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट में शेयर देखिए, और ये जो शेयर है 22% हो गया था 2019 में। ये ऐसी फीमेल है जो 15 साल से जिनकी एज ज्यादा हो, तो इनका भी पार्टिसिपेशन इकोनॉमी में काफी अच्छा होने लगा था। अब अगर हम बात करें कि अफगानिस्तान जो है, ये तो हमने देख लिया कि प्रेजेंट स्टेटस इसकी कैसी थी। अब लेकिन तालिबान आ चुका है। अब तालिबान आने के बाद अगर अफगानिस्तान की हम बात करें कि भाई स्टेबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी, तो स्टेबिलिटी अब भी अगर सोचें तो हो सकता है आ जाए, हो सकता है नहीं भी आए और फर्दर चीजें वहां पे खराब हो, क्योंकि वहां पे तालिबान को एक्सेप्ट करना इतना इजी नहीं है। और अभी आपने पढ़ा भी होगा कि वहां की जो प्रोविंस है पंजशीर, वहां पे एक नॉर्दर्न अलायंस बन चुका है जो तालिबान का विरोध कर रहा है। तो हो सकता है ये चीजें और ज्यादा बड़ी हो, लेकिन हम देखते हैं कि अफगानिस्तान के पास ऐसे पोटेंशियल क्या है, कितने उसके पास रिसोर्सेज हैं जिससे वो अपनी इकोनॉमी को सस्टेन कर पाए। तो अगर इकोनॉमिक रिसोर्सेज की बात करें तो अफगान में हमने देख लिया था कि एग्रीकल्चर जो है उनके पास ज्यादा प्रोडक्टिविटी है नहीं। तो फिर उनके पास क्या है, तो उनके पास माइनिंग के लिए एक बड़ा स्कोप है। तो माइनिंग पोटेंशियल यहाँ पे काफी ज्यादा है, 1 to 3 ट्रिलियन डॉलर का यहाँ पे माइनिंग पोटेंशियल है। और इसमें खास करके कॉपर, आयरन ओर और रेयर अर्थ मटेरियल, खास करके मैं कहूंगा रेयर अर्थ मटेरियल जो है अफगानिस्तान के पास बहुत बड़े रिजर्व्स हैं इसके। और आयरन ओर की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि इंडिया भी यहाँ पे एक गाजी हाक माइन है जिसमें इंडिया भी आयरन ओर की माइनिंग करता है। तो यहाँ पे आयरन ओर भी है, प्लस सबसे बढ़िया जो रिजर्व है दैट इज रेयर अर्थ मटेरियल, उसमें भी सबसे ज्यादा लिथियम। तो लिथियम के बहुत बड़े रिजर्व्स हैं अफगानिस्तान के पास। और लिथियम आपको पता होगा इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आगे भविष्य है, क्योंकि आप कोई भी बैटरी अगर उठा के देखेंगे उसमें अगर लिथियम आपने यूज में ले लिया तो उस बैटरी की कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, इसके साथ साथ उसकी साइज भी रिड्यूस होती है। तो आपने देखा होगा अभी स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट बैंड्स, है ना, और जो भी ड्यूरेबल या पोर्टेबल जो भी डिवाइसेस बनती हैं उसमें बहुत छोटी बैटरी हो और बहुत लंबे टाइम तक चले, यही तो मकसद होता है। तो इस फ्यूचर को देखते हुए लिथियम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसी चीज को देखते हुए यूएस ने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें कहा था कि इन केस ऑफ लिथियम अफगानिस्तान कैन बी द न्यू सऊदी अरब ऑफ द वर्ल्ड। मतलब लिथियम इतना ज्यादा है अफगानिस्तान के पास जितना सऊदी अरेबिया के पास ऑयल है। तो ये बहुत बड़ा रिजर्व है अफगानिस्तान के पास जिसको वो यूटिलाइज कर सकता है। इसके साथ अगर बात करें किसी भी देश में अगर डेमोग्राफिक पोटेंशियल होता है तो वो उस देश की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड बन सकता है। तो अफगान की जो 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन है वो 25 साल से नीचे है, 25 साल से कम एज की है, यानी कि वो वर्क फोर्स में शामिल हो सकते हैं। और अगर अफगानिस्तान में इकोनॉमी फर्दर कुछ परकोलेट करती है तो वो बहुत ही बड़े रिसोर्सेज के तौर पे डेमोग्राफिक डिविडेंड उसको सपोर्ट कर सकता है। लेकिन ये पिक्चर थोड़ी सी अभी धुंधली है, क्योंकि अगर तालिबान वहां पे पावर में है और ये अगर वो सारे पोटेंशियल को हार्नेस भी कर ले तो वो लोगों तक कितना पहुंचेगा ये कहना थोड़ा सा अभी मुश्किल है, क्योंकि तालिबान इज नोन फॉर इट्स नॉट ओनली नोटोरियस एंड टेररिस्ट एक्टिविटीज बट ऑल्सो फॉर द करप्शन। मतलब करप्शन भी बहुत ज्यादा होता है तालिबान के केस में अगर देखा जाए तो ये तो फ्यूचर बताएगा कि कितना ज्यादा ये हार्नेस करते हैं और उस हार्नेसिंग के बाद कितना वो आम नागरिक तक पहुंचता है, परकोलेट करता है, दैट इज येट टू बी सीन। ठीक है, अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट आने वाला है वो समझते हैं। तो इंडिया का पहले तो हम देखते हैं अफगानिस्तान के साथ बाइलेटरल ट्रेड कितना है। तो हमारा बाइलेटरल ट्रेड मात्र 1.5 बिलियन डॉलर का है, यानी अगर ये बंद भी हो जाएगा तो इंडिया को कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन इससे रिलेशंस जो है हमारे जो सस्टेन होके चल रहे थे अभी तक वो काफी खराब हो सकते हैं। और इंडिया देखिए यहाँ पे एक्सपोर्ट करता है नॉट ओनली टी बट ऑल्सो कॉटन भी एक्सपोर्ट करता है, पेपर भी एक्सपोर्ट करता है अफगानिस्तान को। और अफगानिस्तान से आपने सुना होगा जो भी ड्राई फ्रूट आते हैं, चाहे वो अखरोट हो चाहे रेजिन्स हो, फ्रूट नट्स, सब हम अफगानिस्तान से काफी सारा इंपोर्ट करते हैं। तो हो सकता है फ्यूचर में अगर रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं, तालिबान रेस्ट्रिक्शंस लगा देता है तो ये सब चीजें इंडिया में महंगी हो सकती हैं। लेकिन जो ये ट्रेड है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये बंद भी हो जाता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया का अफगानिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट हो रखा है, तो उसके ऊपर संकट आ सकता है अगर हम तालिबान को देखें पिक्चर में। तो अगर देखा जाए तो ये सस्टेन होने के चांसेस हैं, क्योंकि
जो ट्रेड होता है वो कई बार आप डायरेक्टली बंद तो कर देते हो, लेकिन इनडायरेक्टली बैक ऑफ द डोर वो चलता रहता है, जैसा पाकिस्तान के साथ हमारा चलता रहता है। चाहे ऑफिशियली हमने बंद कर दिया हो, अनऑफिशियली कहीं ना कहीं से रास्ते निकल के वो ट्रेड चलता रहता है, चाहे हम किसी थर्ड कंट्री के थ्रू वो करते रहे। तो ये इंडिया के ऊपर ज्यादा से ज्यादा इंपैक्ट आ सकता है। तो इस वीडियो में हमने समझा कि क्या है बैकग्राउंड और क्या थी पूरी अफगानिस्तान की इकोनॉमी, और कैसे वहां पे कितना पोटेंशियल है इकोनॉमी का, और कैसे हार्नेस किया जा सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो हम इन सब प्लेटफॉर्म पे आपके लिए मौजूद हैं, आप हमें वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।